मुझे अब तक पता है कि डेमोक्रेसी में इंसान नॉन बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल इंसान हमारे आपके जैसा आदमी वोट करता है, उसी से लोग चुनाव जीतता है। सामाजिक न्याय वाले जो लोग हैं उनको अपने जीवन में और ज्यादा, देखिए गरीब आदमी के लिए ना कोई स्पेस नहीं अनैतिक होने का। तो देखिए बीजेपी जो राजनीतिक दल है उसके पास पैसे से आप नहीं लड़ सकते हैं, उसमें उसके लिए आपको ऐसे ही लोग राजनीति में लाने पड़ेंगे जो कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की विचारधारा वाला हो, कांसीराम साहब की विचारधारा वाला हो, जो राजनीति में समाज बदलने आया हो। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट भी आ गया और महागठबंधन की करारी हार हुई। इसके बाद कहा जा रहा है कि जितने भी विधायक आरजेडी से जीते हैं 25 को, वो लोग इस्तीफा देंगे। इस तरह की एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बीजेपी की मदद से नहीं, एनडीए की मदद से नहीं, एमआईएम, बसपा, आईपी गुप्ता, कांग्रेस और राजद के सहयोग से बनेगी। इस तरह की खबरें आ रही है। तो क्या होगा? सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हमारे शंभू सर हैं, नेशनल दस्तक वाले, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, बिहार आए हुए हैं, पूरा चुनाव कवर किए और जिस तरह का जनमत आया रिकॉर्ड तोड़, और जैसा कि कई पत्रकार अभी देखिए आप खबर में बोल रहे थे कि बीजेपी के उम्मीदवारों को पता ही नहीं था कि हमको इतना वोट आएगा, लेकिन आ गया। एक अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई। तो सबसे पहले चर्चा का विषय यही है कि क्या राजद के जीते हुए विधायक इस्तीफा देंगे? ये तो पार्टी का स्टैंड हो सकता है, वो तो पार्टी तय करेगी उनकी। लेकिन कई नेता बोल चुके हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि इस तरह के चुनाव में जहां आपकी हार तय है तो उससे अच्छा है कि आप चुनाव न लड़िए, ऐसे भी आप हार रहे हैं। एक विरोध का तरीका है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। यहाँ पर जरा सा हम बोलना चाहेंगे, अगर राष्ट्रीय जनता दल के जितने विधायक हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, तो पहले सब तो तैयार नहीं होंगे इस्तीफा देने के लिए। जो बड़ा मुश्किल से खेत बेच के चुनाव जीते हैं, वो कहे इस्तीफा देंगे? और चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। खैर, फिर भी पार्टी के दबाव में अगर इस्तीफा दे भी देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ विधायक टूट सकते हैं उसी समय आपके। और बाद में जब बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या गिनी जाएगी, तो वो अभी तत्काल वो माइनस हो जाएगा। देखिए हाँ, जरा सा उसके बाद जितने विधायक बचेंगे, उन विधायकों के आधार पर नई सरकार बनेगी। अब बीजेपी अकेले सरकार बना सकती है, फिर तो नीतीश जी की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद उपचुनाव होंगे करके, तब राजद अपना उम्मीदवार देगा या नहीं भी देगा, वो बाद की बात। आपका सवाल क्या है इसमें? सवाल है कि क्या इस्तीफा देंगे? तो मैं वही तो जवाब दे रहा था, आपने सुना ही नहीं। एक तो आप जो कहे ना कि खेत बेच के चुनाव लड़े हैं। देखिए बीजेपी से एक वक्त था जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इसी तरह से मजबूत थे। राजीव गांधी 412 सीट जीत कर आए थे, प्रधानमंत्री बने। मान्यवर कांसीराम साहब ने मिशन मूवमेंट के जरिए उनको सड़क पर ला दिया, अगले चुनाव वो हार गए। तो देखिए बीजेपी जो राजनीतिक दल है उसके पास पैसे से आप नहीं लड़ सकते हैं, उसमें उसके लिए आपको ऐसे ही लोग राजनीति में लाने पड़ेंगे जो कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की विचारधारा वाला हो, कांसीराम साहब की विचारधारा वाला हो, जो राजनीति में समाज बदलने आया हो, अपना रैंड रोवर और फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए ना आया हो। हम गरीबी के पक्षधर नहीं हैं। जो विधायक है उसकी एक तनख्वाह है, लेकिन ऐसे लोग दलित पिछड़ों की राजनीति करेंगे जो खेत बेच के आ रहे हैं या 10 लाख रुपया या 10 करोड़ लगा रहे हैं, हमको 100 करोड़ कमाना है, तो कम से कम इस समाज का तो वो भला नहीं कर पाएंगे। चुनाव आज के दौर में खर्चीला हो गया, तो आप पूरी बात तो हमको जवाब देने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। हम तो हाँ, मैं अपनी जो बात हाँ, बात सही है आपकी, होने दीजिए भाई। हाँ, सवाल ये था। अब बहुत लंबा चौड़ा इधर उधर हम चल जाए कि अब आप सवाल कीजिएगा या जवाब भी निर्धारित जवाब नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये है, तो मेरा बात आपने जो पूछा था इस्तीफा देंगे या नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जो अदृश्य ताकत, आपने कहा ना कि चुनाव अदृश्य ताकत से जीत गया, मुझे अब तक पता है कि डेमोक्रेसी में इंसान नॉन बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल इंसान हमारे आपके जैसा आदमी वोट करता है, उसी से लोग चुनाव जीतता है। अब ये अदृश्य ताकत कौन होता है मुझे नहीं पता, आप बताइए अदृश्य ताकत का क्या मतलब है? वो तो एक पत्रकार बोल रहे थे, बिहार के ही पत्रकार। तो चलिए, इस देश के लोग समझदार कम से कम है, इतना दृश्य। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, कोई हमारे आपके जैसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो नेता प्रतिपक्ष है,
देश के तमाम जो जानकार हैं, विपक्ष के लोगों से पूछिए तो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो बताया कि वोटर लिस्ट में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो तो सच है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की। भाई वोटर लिस्ट, हाँ। भारत का चुनाव आयोग, देखिए दो चीजें समझिए, भारत का चुनाव आयोग जो जो कॉन्स्टिट्यूशनली बना था, उसको ये काम करना था कि कोई भी वोटर छूट ना पाए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वोटर लिस्ट में सबका नाम ऐड हो जाए, पहले होता भी था। अमेरिका का एक चुनाव आयोग है जो कहता है कि नहीं, आपको वोट डालना है तो आप आके रजिस्टर करवाइए नाम। तो भारत वाला जो चुनाव आयोग है वो उसी तरह का हो गया, कह रहा है कि आप आके अपना नाम रजिस्टर करवाइए, हम नहीं जाएंगे आपका नाम रजिस्टर करने। अब तक होता था कि वोटर लिस्ट में नाम। सर फिर हमारा सवाल है, सवाल सुनिएगा, कि क्या आरजेडी के जीते हुए विधायक इस्तीफा देंगे? हम उस पर चर्चा अलग एसआईआर वगैरह करेंगे ना। हमारा सवाल कुछ और है। हम उसी पर आ रहे हैं। नहीं, इसी पे रहिए, घुमा घुमा के इतना आप, मैं फिर कहा ना, आप या तो हमें बात करने दीजिए, टू द पॉइंट बात हो सर। आप टू द पॉइंट। अब ये ऑब्जेक्टिव सवाल का तो हल नहीं, आप सब्जेक्टिव इंटरव्यू करें कि ऑब्जेक्टिव? बीच वाला मानिए, न दीर्घ उतरिए है, न लघु उतरिए तो है। ये बात जाके इस्तीफा देंगे कि नहीं, तो फिर जाके आरजेडी से पूछिए। आपकी क्या सूचना है वो हम जान रहे हैं। हमारे पास कोई सूचना नहीं इसके बारे में। हाँ, दूसरी है कि क्या मतलब ये सूचना गलत है? मुझे कोई सूचना ही नहीं इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इस तरह की खबर चले। मैं खबर, अब जिनसे उससे पूछिए, आपने कहा सब्जेक्टिव जवाब, ऑब्जेक्टिव जवाब देना है। एकदम इतना भी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये वो चुन लीजिए। हम करें क्या इसकी संभावना दिख रही है? फिर आप, ये सब्जेक्टिव सवाल है, तो मैं यही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में भी एक तरीका होता है कि जब हमको लगे, हमको लगे कि वोट चोरी हो रही है, कोई अदृश्य ताकत जिता रहा है, चुनाव आयोग फेवर कर रहा है, तो जब हमको पता है कि हम चुनाव हारेंगे ही, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंपल बात। बहुत सारे लोग बैकआउट करते हैं विधानसभा का, रिजाइन करते हैं। मायावती जी ने रिजाइन कर दिया था विरोध में। जब रोहित वेमुला का मामला आया, हाँ, नहीं बोलने दिया गया, उनको नहीं बोलने दिया, तो उन्होंने राज्यसभा से रिजाइन किया। एक व्यक्ति सदस्य की बात थी, उनके और पार्टी, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ये भी एक तरीका है, तो ये तो पार्टी का फैसला होगा उनका कि वो क्या करे, मेरे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरा सवाल ये था कि क्या नीतीश कुमार को बाकी जो महागठबंधन के दल हैं वो मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसी कोई सूचना, जानकारी? देखिए, मेरे पास कोई जानकारी नहीं कि किसी ने मुझे कहा हो, लेकिन मैं नीतीश जी का जो राजनीतिक जीवन देखा है, उनके अनुभव के आधार पर हाँ कह रहा हूं कि नीतीश जी 42 लालू जी के साथ चुनाव लड़े, 2010, 5 से 10 उनकी अपनी सरकार थी, बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाए हैं। 10 से 15 भी वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे। 10-15 में लालू जी की पार्टी के पास ज्यादा सीट था, उनके पास कम सीट था। लालू जी ने कमिटमेंट किया था कि आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं, वो मुख्यमंत्री बने। बाद में फिर बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी से अनबन हुई, फिर वो मांझी जी का प्रकरण उससे पहले हो चुका था, आरजेडी के साथ आए। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री 42 पर हैं अभी जो अब जो चुनाव हो गया, अब तो 85 हो गए, लेकिन अभी 42 पर थे। नीतीश जी मुख्यमंत्री इसलिए हैं कि लालू यादव जी का दरवाजा खुला रहता है कि उधर से भैया ठीक ठाक ना रहे तो आप इधर आके भी मुख्यमंत्री बन जाओ। अब तो आरजेडी 25 सीट पर है और नीतीश जी 85 सीट पर है। जिस तरह से अमित शाह ने कहा, ये बड़ा चुनावी मुद्दा था, अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री विधायक चुनेगा। उसके बाद नीतीश जी की पार्टी के सांसद ललन सिंह ने ही बात कहा। चुनाव के दिन विनोद तावरे जो प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी यही बात कही कि मुख्यमंत्री तो विधायक चुनेगा। उस समय 4 बज रहा था, 3-4, बीजेपी का कांटा जा रहा था 97 पर, चिराग पासवान का कांटा जा रहा था 22 पर, मांझी जी 5 थे, उपेंद्र कुशवाहा 5 पर कांटा जा रहा था। मतलब बिना नीतीश जी के भी बीजेपी के पास बहुमत था, 122 का आंकड़ा था उनके पास, 123 का। उसके बाद रात के 9 बजे तक खेल पलट गया। आज के डेट में बीजेपी 89 है, मांझी जी 5 हैं, उपेंद्र जी 4 हैं, 9, 19 है चिराग जी, 117 सीट है, 18, 117। इंडिया एनडीए में जोड़िए ना भाई, 19 और 9 कितना हुआ? 29, 28, 28 और 89, हाँ 89 कितना हुआ?
89, 117 का आंकड़ा है बिना नीतीश जी के। तो ये तो सरकार बन नहीं रही है। अब नीतीश जी का आंकड़ा जोड़िए इंडिया गठबंधन में, जहां हमेशा से उनके दरवाजे खुले हैं। तो एक चीज ये है कि कांग्रेस को तोड़ भी तो सकती है बीजेपी। अब बीजेपी नीतीश जी को तोड़ ले, मुश्किल है ना, कांग्रेस को तोड़ना आसान है, कम विधायक। ये तो भविष्य में तय होगा। कांग्रेस की तो पूरी की पूरी पार्टी भी चली जाती है। हाँ, तो 5 को चल गया तो बन गई सरकार। तो देखते हैं ना नीतीश जी को, बीजेपी करे ये काम। नीतीश जी को अगर वो नहीं मुख्यमंत्री बनाना चाहते तो बात बनाए, लेकिन खबर मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, सुनिए। हाँ, खबर ये है कि 8 या 7 ऐसी विधानसभा की सीटें थी जो बीजेपी के पास जा रही थी, लोजपा के पास, और नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और वहां नीतीश जी का कोई नफा नुकसान नहीं था, उसके बाद भी वो फेयर फैसला हुआ। रामगढ़ जो बीएसपी के पास सीट जा रही थी, जीते हुए थे उनके कैंडिडेट, 3 बार काउंटिंग हुई। पहले कहा गया कि यहाँ 26 राउंड की काउंटिंग होगी, फिर वहां राउंड कर दिया गया 25। उसके बाद जीते हुए कैंडिडेट को टिकट वो नहीं दिया जा रहा था, सर्टिफिकेट। बसपा के समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ है, आपको जानकारी होगी। हाँ, जानकारी। मारे गए उनको डंडे, लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद उनको रात में टिकट मिला। चलिए, एक सर्टिफिकेट मिला, एक घटना। अब चलिए ढाका, आरजेडी का जीता हुआ कैंडिडेट, दूसरे नंबर, रामगढ़ में भी दूसरे नंबर पर बीजेपी, वहां जायसवाल जी के खिलाफ जो पवन जायसवाल। हाँ सुनिए ना, यहाँ भी रामगढ़ में दूसरे नंबर पर कैंडिडेट कौन था? बीजेपी। वो सीट किसके पास जाती? बीजेपी के पास। वहां बीएसपी का चला गया। ढाका, वहां पर जीता हुआ आरजेडी का कैंडिडेट था, काउंटिंग पर काउंटिंग चल रहा था, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। पप्पू यादव को ट्वीट किया जा रहा है, पप्पू यादव ट्वीट कर रहे थे, आरजेडी फेसबुक पे लिख रहा था। उसके बाद वो सीट गया, आरजेडी को गया। वहां भी दूसरे नंबर पर कौन थी? बीजेपी, पवन जायसवाल। आप चलिए मखदुमपुर, वो सीट रोका हुआ गया था, वो सीट आरजेडी के पास आई, सूबेदार दास। वहां जा रहा था एलजेपी के पास, रानी चौधरी। अब आप चलिए फारबिसगंज, विश्वास, वो सीट रात में रुका हुआ था कि पप्पू यादव ट्वीट करते हैं कि भैया हमको दीजिए। वो सीट उसके पीछे था आरजेडी, बीजेपी, वो कांग्रेस के पास गई। सहरसा, आईपी गुप्ता, हाँ, वो तो दे नहीं रहा था। उनके भतीजे हमको फोन किए कि सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, फेसबुक पे लिखी है। वहां दूसरे नंबर पर कौन था? अगर उसको नहीं मिलता सर्टिफिकेट आईपी गुप्ता जी को, तो किसको मिलता? बीजेपी। तो बीजेपी अभी 89 है, तो कितना आंकड़ा हो जाता? 6 ना कम रहा है। हाँ, हो जाता। तो इसका मतलब कि नीतीश जी के राज में फेर हुआ कुछ काम। तो कैसे मान ले कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बीजेपी? बीजेपी मजबूरी में अब मान ले। इसका मतलब है कि नीतीश जी ने मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य किया पूरा। यहां एक भी जेडीयू का उम्मीदवार नहीं था जो पीछे था, सब बीजेपी के उम्मीदवार थे। अच्छा, जहां लो मार्जिन से हार जीत होती है वही काहे रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है? रात इतने नहीं हुआ है, आप कल का सारा रिजल्ट देखिए। आरजेडी वाला जहां बढ़त था वो रात हुआ, नीतीश जी वाला जहां बढ़त था वहां दिन में क्लियर हो गया। जहां जहां बीजेपी का बढ़त था वहां रात किया गया। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, वो रात हुआ। आरजेडी आगे थी, वो रात हुआ। इसका मतलब बीजेपी का सिंधे, नीतीश जी का सिंधेकरण होना था, महाराष्ट्र वाला। बच गए। वो तो नीतीश जी समझिए कि वो भी राजनीति के महीन खिलाड़ी हैं, 8 सीट बचा दिए हो, तो नीतीश जी का सिंधेकरण कल ही हो चुका था। अच्छा, वहां जो आप बोल रहे थे, आप ईवीएम सेटिंग को मानते हैं कि ईवीएम को सेट किया? दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट आदमी, जिसके पास चांद पर जाने का जहाज है, जो चांद पर फ्लैट बना रहा है, जिस आदमी का मिसाइल और रॉकेट ऑर्बिट में जाता है और फिर वापस आ जाता है, जो आदमी हवा में उड़ने वाला कार बना रहा है, एलन मस्क कह रहा है कि ये मशीन है, इसमें मशीन मतलब आदमी छेड़छाड़ करता है। रेड लाइट फिक्स कर दिया जाता है कि 15 मिनट रेड बरना है, फिर 20 मिनट हरा बरना है, फिर 25 मिनट पीला बरना है।
हम जाते हैं, पैसा कट जाता है, कार में जो लगा स्टिकर है बार कोड, बैंक से पैसा कट जाता है। कि दुनिया का कौन आदमी होगा जो कहे कि ईवीएम इंसान मैनिपुलेट नहीं कर सकता है जब चिप पर काम करता है? तो अमेरिका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जो डेवलप्ड देश है, जर्मनी में तो बाकायदा कोर्ट ने कहा है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम और आप किस खेत की मूली हैं? यहां से बैठ के मिसाइल दागा जा सकता है 10,000 किलोमीटर दूर। तो जिसकी भारत में चपरासी के सीट के लिए कोई ईमानदार होता है क्या? चपरासी की नौकरी आए आ कह दे कि भैया ईमानदारी, फॉर्म नहीं भरना है, सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है, जो मैट्रिक पास किया होगा वही आना इंटरव्यू देने, लेकिन हम सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, ईमानदारी पर है। तो उसमें सब मैट्रिक के पास जाएगा, नहीं ग्रेजुएट जाएगा लेकिन डिग्री नहीं दिखाएगा। नहीं, ये भी कह दिया जाए कि हम डिग्री नहीं देखेंगे, आपकी ईमानदारी पर छोड़ रहे हैं कि आपको आना इंटरव्यू देने, लेकिन मैट्रिक पास हो, नहीं तो नॉन मैट्रिक जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। तो जिस देश में चपरासी की नौकरी के लिए बेईमानी होता है, उस देश में लोग सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए बनने के लिए बेईमानी नहीं करेगा? हाँ, एक शर्त है इसमें, पूछिए क्या? क्या शर्त यह है कि कोई दलित पिछड़ा, मायावती जी, अखिलेश यादव, लालू यादव बेईमानी नहीं कर सकता है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि चेक एंड बैलेंस है। इस देश के जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग बैठे हुए हैं, इस देश में पता है सबसे ईमानदार चुनाव आयोग का ढोल कब बजा? जब लालू यादव सत्ता में थे, टीएन सेशन का। जब मायावती सत्ता में थी, हाथी ढक दिया गया, हाथी ढक दिया गया। इस देश में जब लालू यादव मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री, या नीतीश कुमार आदि गठबंधन से हट जाए, तो सीएजी प्रकट हो जाता है। मायावती जब लखनऊ को सुंदर बना रही थी तो रोड कोर्ट संज्ञान लेता था। आज कोई सीएजी आवाज उठा रहा है क्या? आज कोई सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान ले रहा है क्या? अब तो सुन, मैं बता, कंप्लीट तो करने दीजिए। जब कोई दलित पिछड़ा सत्ता में रहेगा, तो इस देश की मीडिया ईमानदार नहीं होगी, निर्दयी हो जाती है, तो इसमें दोष है दलित पिछड़े नेताओं का। अखिलेश यादव नोएडा में किसको जमीन दे रहे थे? तो बोलने कंप्लीट नहीं करने दिया आप। तो ठीक है, हम समझ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई दलित पिछड़ा इस देश में अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है, चोर नहीं हो सकता है, वो भगोड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस्टम उसके साथ नहीं खड़ा है। कोई दलित पिछड़ा माल्या नहीं बन सकता है जो 10,000 करोड़ लेके भाग जाए। वो खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है, हीरा वाला बच रहा है। हीरा चोरी करके भी इस देश के जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग बैठ के भाग सकते हैं। इस देश में दलित कोई चीफ जस्टिस, कोलकाता हाई कोर्ट का जस्टिस कर्नल हो जाए, वो जेल चला जाएगा। हाँ, अब बिहार चुनाव पर ही हम रहेंगे कि संभावनाएं क्या है। वो जो बोले कि क्या ये जो सारे दल है महागठबंधन के, क्या वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? और नीतीश कुमार, ये नीतीश जी के, हाँ देखिए, नीतीश जी बहुत ही नेता है वो। अगर अब बीजेपी उनके साथ कोई मैनिपुलेशन करेगी तो नीतीश जी के पास दो रास्ते, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर आरजेडी दरवाजा बंद कर दे इस बार, आरजेडी क्यों दरवाजा बंद कर देगी? एक बार तो इंडिया गठबंधन में लोग गलती कर चुके हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट न घोषित करके। अगर लोग अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार ले तो हम क्या कहें? अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित हो जाते, हाँ, तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी होते क्या? नहीं होते। होते नहीं, तो यही तो बिहार और जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, कोई सत्ता से बेदखल कर सकता है क्या बीजेपी को? ना। अगर वो बीजेपी एक बार सत्ता में आ गए, उसके बाद आप कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, सब लोग जो बैठे हैं, उनकी जाति और आरएसएस की जाति एक है। जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे। चाहे बीजेपी के लोग हम लोग जाते हैं ग्राउंड में, तो कौन कहता है जी 1,000 रुपए पेट्रोल हो जाए, 5,000 रुपए का सिलेंडर भरवाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे? वो जाति की वजह से ना कहता है। कभी सुने हैं ये बात किसी दलित बैकवर्ड को कहते हुए कि 10,000 रुपए पेट्रोल भरवाएंगे तो ये वोट वही देंगे लालू जी को? न कहता है, भक्त लोग बहुत लोग है। ये कहता है कि मायावती जी 10,000 रुपए पेट्रोल कर देंगी तो अभी कोई रविदास समाज के लोग, मोदी करता है। तो मोदी की बात तो कह रहा हूं मैं। हाँ, तो दलित पिछड़ा मोदी भक्त नहीं है क्या? वो समर्थक हो सकता है, भक्त अंधभक्त है, अंधभक्त है। चलिए होंगे। तो उसका नुकसान, तो मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो खतरा है ना, दिलीप मंडल जी बहुत सही कहते हैं, वो हाई कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से है।
और ये हुआ है। मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट राज्य चलाने लगता है, चलाता है वो। मायावती जी फैसला कर दे। बिहार सरकार में यही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, जाति जनगणना हो या आरक्षण का आंकड़ा बढ़ा, बंद हो गया, हाईकोर्ट ने रोक दिया। तो कहना ये चाह रहा हूं वेद कि इस देश का दलित पिछड़ा चाहकर भी बेईमान नहीं हो सकता है, हमारा बेईमान नहीं हो सकता। हमारा सवाल अब आते हैं उस पॉइंट पर, तो वही नीतीश पर आ रहा हूं। तो नीतीश जी जो इंडिया गठबंधन का जो सेकुलर फैब्रिक है उसको नीतीश जी सूट करते हैं। और अब नीतीश जी को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाएगी भी अब बीजेपी, तो डर से कि इनके पास ऑप्शन है, इधर ऑप्शन है। और अगर ऑप्शन इधर आ गए तो मोदी जी का भी उधर वाला काम गड़बड़ा जाएगा, आरजेडी मजबूत हो जाएगी, फिर आरजेडी मजबूत हो जाएगी, केंद्र में इनके समर्थन है। चंद्रबाबू नायडू से नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल लीडर हैं, उनके संबंध सबसे अच्छे थे, अभी भी हैं। और नीतीश कुमार की जाति भी राष्ट्रीय जाति है, वो बंगाल में भी है, अभी चुनाव होना है, उड़ीसा में है, राजस्थान में, अब हो गया, नेशनल हो गया। अरे भाई झारखंड में 35% आबादी है, नेशनल। आपकी जाति कितनी तारीफ आप करिएगा, आप बताइए आगे सर। अरे मैं नीतीश जी की जाति बता रहा हूं, वही जाति है, तो आपको मेरी जाति नहीं पता है, तो सही पता। नीतीश जी ओबीसी हैं, हम लोग महतो हैं। महतो वही हुआ, कुर्मी धानु के हुआ, धानु के नेक्स्ट 2 में आता है। आप महतो के धानु अति पिछड़ा में, हम लोग महतो हैं, तो अति पिछड़ा में आ गए। अब आप ही बताइए ना। तो कुर्मी महतो एक कहा जाता है कि एगो कहता है चावल, एगो खुद्दी है, बात बराबर है। चावल और खुद्दी एक है, तो आप हमको बासमती चावल दीजिए, हमसे खुद्दी ले जाइए। ये आपस की लड़ाई आप लोग लड़िए, धानु कुर्मी, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। कर की संभावना ऐसी है कि नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उस परिस्थिति में लगता है कि नीतीश जी बनाना चाहिए। नीतीश जी की जो सोशल नैरेसिंग है, उनका जो फैब्रिक, उनकी जो सोचने की प्रक्रिया है, लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास जी हो या नीतीश जी हो, ये लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं। और अभी भी बिहार में बुलडोजर नहीं चल रहा है, अभी भी बिहार में रिजर्वेशन थोड़ा बहुत बचा है, नौकरियां आ रही है, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश जी को हटा के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ले गया, आरएसएस का सबसे बड़ा सपना क्या है? अपना सपना मुख्यमंत्री अपना, कहां पर? बिहार में बोलवे किए थे, जगदेव बाबू की धरती पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर, सामाजिक न्याय की धरती पर। अब यूपी में उन्होंने कर लिया, सोनेलाल पटेल की धरती, मान्यवर कांसी राम साहब की धरती, मुलायम सिंह की धरती पर ये कर लिया बीजेपी ने। अब उनका सपना है कि बिहार जो अभेद किला है सामाजिक न्याय का, वहां उनको एक सवर्ण मुख्यमंत्री जी 1990 से पहले वाला बिहार चाहिए। और बैकवर्डेड दलित बनवाएगा। अब देखते हैं, अभी तो नीतीश जी पेच फंसा दिया, नीतीश जी ने इस बार पेच फंसा दिया। अच्छा, अब ये तो हो गया वो दोनों सवाल का इतना लंबा चौड़ा जवाब, दीर्घोत्तरीय। अब कह रहे हैं कि संभावनाएं क्या है अब तेजस्वी जी के लिए, आरजेडी के लिए? तेजस्वी जी युवा नेता हैं, आदमी अपनी हार से बहुत कुछ सीखता है। जीवन में सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो हार होता है। तेजस्वी जी का स्वभाव अच्छा है, मृदुभाषी हैं, और नीतीश जी से अच्छे संबंध हैं उनके, और युवा हैं, और आगे उनका फ्यूचर भविष्य है, पूरा फ्यूचर है। बड़े जनाधार वाले नेता हैं। तमाम बहुजन दल के पास बहुत जनाधार होता है, सपा बसपा आरजेडी के पास। एक जो कुछ एक वोट पे भरोसा किए तेजस्वी, जैसे कुशवाहा वोट नहीं मिला, अपर कास्ट का वोट मिल गया, अपर कास्ट का भी वोट नहीं मिला, तो फिर दो चीजें समझिए। हाँ, इस पर गंभीर चर्चा। आप आलू और पालक को मिलाया जा सकता है, क्योंकि आलू का पालक का कुछ प्रोटीन आलू में आ सकता है, लेकिन आलू पालक में करछल डाला जाए तो करछल का क्या फायदा है? करछल क्या होता है? जिससे उसको निकालते हैं जो लोहे का। अच्छा, कलछुल। हाँ, करछल बोलते हैं, अच्छा, कलछुल बोलते हैं। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय वाले लोगों को, दलित पिछड़ों पर फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि दूध और चीनी मिला सकते हैं, दूध और नमक नहीं मिला सकते। नहीं, सोशल जस्टिस की राजनीति में जो लोग सामाजिक न्याय को नहीं मानते हैं, आप देखिए, सवर्ण समाज को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया है, 10% उनकी आबादी है, 10% रिजर्वेशन दे दिया। इससे बड़ी सौगात क्या होगी? एक नंबर। दूसरा नंबर बात, बीजेपी को लोग वोट इसलिए देते हैं कि मुसलमान टाइट रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण खत्म होता है, वो तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी पार्टनर है बीजेपी के बाय डिफॉल्ट, इसलिए यह सामाजिक न्याय बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है। और मुसलमान भी जदयू को वोट देते हैं,
एनडीए यहाँ बुलडोजर राज अभी नहीं आया है। अगर बीजेपी आरएसएस का अपना मुख्यमंत्री होगा और उसमें भी सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय न हो, सवर्ण मुख्यमंत्री हो जाए, तो बोले हैं विजय सिन्हा, गाली दे के बोले कि हम बुलडोजर चलवाएंगे। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा है। आपने नहीं सुना? सुना फिर नहीं, संभाव अभी करना क्या होगा, ये 5 साल जो आने वाला है, या लोकसभा चुनाव से पहले 3.5 साल तेजस्वी को क्या करना होगा? एकदम गांव गांव जाना होगा। हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है, वो बड़े नेता है, हम लोग क्या सलाह देंगे। लेकिन सलाह, मैं फिर कह रहा हूँ, सलाहकार, मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा साहब का संविधान न होता, हमारे पास एक वोट की ताकत है इस देश के 90% लोगों के पास। हमारे पास न जमीन है, न व्यापार है, न रोजी रोटी के लिए हमारा जो सारा जो हथियार है ना, वो वोट है। एक वोट की ताकत, वो वोट की ताकत से ही हमारे लिए स्कूल कॉलेज बनेंगे, उसी वोट से नौकरी चाकरी, उसी वोट से हमको बिजनेस, मतलब जो भी हमारा अस्तित्व है वो वोट की ताकत की वजह से है। और उस वोट को बचाने के लिए, उस वोट की ताकत को बचाने के लिए जो बहुजन समाज के खासकर लीडर है, जो संविधान की वजह से सत्ता में आए हैं, हमारे शरीर पर कपड़ा संविधान की वजह से है, लोकतंत्र की वजह से है और डेमोक्रेसी की वजह से, तो मैं तो उसके लिए लड़ूंगा ना। चलिए, और कुछ रहा विशेष कहने के लिए? नहीं, आप बताइए, अगर आप मार्गदर्शन करें तो हम मार्गदर्शन के, हम तो सवाल ही कर सकते हैं। तो आप पूछिए कुछ सवाल। अगर हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का MY समीकरण दरका है, जिसकी वजह से MIM दोबारा 5 सीट जीती है। देखिए, सवाल और ले लेते हैं सर, कि हम चले हैं A to Z करने, लेकिन हमारा MY ही खराब हो रहा है। मैं एक बार और कह रहा हूं कि जैसे जैसे दलित पिछड़ों की नस्लें स्कूल कॉलेज जाएंगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई और मजबूत होंगी। देखिए, 2 चीज है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई वही लड़ेगा जो स्कूल कॉलेज जाएगा। बाबा साहब कैसे लड़े? तमाम बहुजन, जो जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, ये लोग पढ़े लिखे थे ना। हमारा जो समाज अभी नहीं स्कूल कॉलेज पहुंच पाया है, जो सब्जी बेच रहा है, ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, जो झुग्गियों में रह रहा है, ये जातिवाद वो बीमारी है ना, वो मकर जाल है। लालू यादव जी ने भी एक बार कहा है कि जातिवाद वो मकर जाल है, इससे वही निकलेगा जो स्कूल कॉलेज जाएगा। फूले साहब ने इसी को कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। हमारी और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी, हम लोग स्कूल कॉलेज गए, पढ़ लिख लिए, आरक्षण भी लिए, संविधान से मिला, तो हम लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारा भाई पीछे छूट गया है उसका हाथ थामे, उसको स्कूल कॉलेज तक पहुंचाएं। अच्छा, और तभी ये मुल्क मजबूत होगा। अच्छा, एक सवाल, जरूरी सवाल है। आरजेडी के जो नेता हैं, एक सांसद हैं जहानाबाद से, सुरेंद्र यादव, उनके बेटे बेलागंज से चुनाव लड़ रहे थे, विश्वनाथ यादव। अपने बेटे के चुनाव प्रचार के दिन, चुनाव प्रचार के दौरान वो घूम रहे थे बेलागंज के अलग अलग जगहों पर, और एक जगह पर बैठ के वो बढ़िया से एकदम एक बयान दिए, और बयान में ये कहना था, चूंकि उधर से जदयू से मनोरमा यादव चुनाव लड़ रही थी जो विधवा है, और उनके बेटे रॉकी यादव हैं जो बहुत मेहनत कर रहे थे माता जी को चुनाव जिताने के लिए, और उपचुनाव वो जीत भी चुकी थी विश्वनाथ यादव के ही खिलाफ, सुरेंद्र यादव के बेटे खिलाफ। तो सुरेंद्र यादव वहां बयान दिए, लोगों के बीच अपनी बात कहे कि रॉकी यादव होकर मैं कहीं न्योतुआ आता होगा वो सबको, बल हम लोग के खास करके यादव में, हिंदू समाज में विधवा को कोई शुभ कार्य में बुलाता भी है। जो मनोरमा जी के बारे में, वो भी यादव है, पर उन लोगों को कोई नेता नहीं देता है शुभ कार्य में। और ये बात फैली लोगों तक, महिलाओं तक बात गई कि भाई विधवा महिला कतई शुभ कार्य में नहीं बुलाया जाता हम लोग के जात में, यादव में। इस तरह का बयान देते हैं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद। ये सब जारी होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। नहीं, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। और वो हारे, फिर हारे, उनका बेटा फिर हारा, मनोरमा जी जीत गए। मैं कह रहा हूं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान मानने वाले हैं, और बाबा साहब ने कहा है कि कोई अगर जातिवादी है, सांप्रदायिक है, तो गलत है, लेकिन कोई जातिवादी और सांप्रदायिक नहीं और महिला विरोधी है तो वो भी उतना ही गलत है। क्या अब दर्शक भी देख रहे हैं, क्या किसी विधवा महिला को शुभ कार्य? मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर कोई भी मेरे पिताजी भी इस तरह के बयान दे, आप मत सुनाइए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पिताजी भी इस तरह के बयान दे कि कोई विधवा विवाह प्रथा पहले था,
बहुत मतलब व्यंग्यात्मक तंज में बोला। कोई भी आदमी इस तरह का बयान दे तो वो सही नहीं है। हम लोग जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपने जाति का आदमी जातिवादी हो जाए, मनुवादी हो जाए या महिला विरोधी हो जाए तो हम उसके पक्ष में रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव इस सब पर नियंत्रण करेंगे तब बढ़ेंगे या फिर ये सब चलता ही रहेगा? अपनी बात कह सकता हूँ, तेजस्वी यादव क्या करेंगे तो उससे बेहतर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय वाले जो लोग हैं उनको अपने जीवन में और ज्यादा, देखिए गरीब आदमी के लिए ना कोई स्पेस नहीं अनैतिक होने का। अगर आप मौका ही नहीं मिला, नहीं आप हो भी नहीं सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश का बहुजन हीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल बंद हो सकता है, हीरा चोरी का आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा। उसी तरह से आपको बहुजन है तो आपको अनैतिक होने का, अमानवीय होने के लिए कोई स्पेस नहीं और होना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो हमारी तरफ से, शंभू सर की भी तरफ से, जो भी उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई। जो लोग भी लोकतंत्र की वजह से सांसद, विधायक या चपरासी बनते हैं उनको तभी मैं बधाई दूंगा जब वो संसदीय मर्यादाओं को माने। जिस संविधान की वजह से वो एमएलए एमपी बनते हैं या चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनते हैं, वो संविधान के अनुसार काम करें, न जाति के हिसाब से न धर्म के हिसाब से। चलिए, तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।